बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इंसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कुछ मसाइल ऐसे हैं जिस पे आज ख़ास तौर पे तवज्जो देंगे। एक तो अफसोस नाक खबर सामने आई ईरानी सदर रईसी की शहादत, और इस तरह से मौत के बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और उनकी शहादत से पहले पाकिस्तान उनका आना, पाकिस्तानियों के साथ घुल मिल जाना, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का इस्तवार करना, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर हादसा, मेरे ख्याल है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इस पर गमज़दा हैं और पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे इसके हवाले से बात की जा रही है। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरी बात कहेंगे इदारों के टकराव के हवाले से जो रिमार्क्स अदालत से आजकल निकल रहे हैं उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जनाब ज़रूरत पड़ेगी तो वज़ीर आज़म को भी बुलाया जाएगा, पूरी काबीना को बुलाया जाएगा, और फिर ISI की भी बात की, MI की भी बात की, तमाम चीज़ों की बात कर रहे थे। ऐसा लगता था कि पहले कभी नहीं बोला गया, अब कहा जा रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या इस तरह से मामलात को हल किया जा सकता है, और इन मामलात में अगर वाकई सिर्फ बयानात ही बयानात थे और अदालत के हम रिमार्क्स को याद रखें तो क्या, और अगर अदालत करेक्शन की तरफ भी जाना चाह रही है तो क्या इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट यही नहीं था कि वफाकी वज़ीर दाखिला को बुलाया जाता, उनसे मामलात पूछे जाते या आपस में हल करके बात की जाती कि मामले का हल क्या है, इसकी तरफ जाया जाए। क्या ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया गया है, इसका कोई हल निकलेगा, या तसादुम वाकई किसी आगे दर्जे पे हमें जाता हुआ नजर आ रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस वक्त हमें तारीख की सतह में नजर आ रहा है। मिसिंग पर्सन का मामला शुरू से ही रहा है पाकिस्तान में, और कुछ लोगों ने ये भी कहा, देखें इस पे मैं बड़ी खुल के बात यूँ भी करती हूँ बैलेंस होके, कि मिसिंग पर्सन मामला जैसे बलूचिस्तान में भी हमने देखा कि वो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से बदनाम किया जाता है, इदारों को बदनाम किया जाता है कि ऐसा ही हो। बहुत सारी चीज़ों में इदारों को बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रियासत को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा हो तो उसमें फिर इदारे अपनी कार्रवाई भी करते हैं। दोनों तरफ वाला मामला है। लेकिन जहाँ मिसिंग पर्सन की बात आती है तो वहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ मिसिंग पर्सन और कितने हो रहे हैं, तो इसका भी तनासुब देखना चाहिए। एक जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान में शायद मिसिंग पर्सन की तादाद सबसे ज़्यादा है, तो ये परसेप्शन इस वक्त गलत है। एक और बात जो आज के प्रोग्राम में करना ज़रूरी है वो नवाज शरीफ साहब का बयान है। और नवाज शरीफ साहब न जाने क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, और वो भी वो गड़े मुर्दे कि जिसपे आधी अधूरी बात वो कर रहे हैं कि जिसमें उन्हीं के साथ जो कुछ हुआ है वो बात करते हैं। जहां उनके साथ अच्छा हुआ था शायद वो उसको भूल जाते हैं। उनको ये याद है कि 93 में किस तरह से उनकी हुकूमत पे शब खून मारा गया, उनको ये याद नहीं है कि 1990 में किस तरह से वो आगे आए थे। उनको और सारी चीज़ें याद नहीं है, या उनको ये याद नहीं है कि उनकी जो मिसेस थी मरहूमा, वो किस तरह से उनके लिए तहरीक चला रही थी, और उसी तहरीक चलाते चलाते जब जोर पड़ा और यहाँ पे जो हुकूमतें हैं उन्होंने प्रेशर फील किया तो उसके बाद उसी पे ही वो माहिदे करके सऊदी अरब भी चले जाते हैं। तमाम चीज़ें भी ऐसी हकीकतें हैं जिसको याद रखना चाहिए। दो चार नाम ले लेने से और दो चार लोगों का एहतसाब करने से कुछ पता नहीं मेरी समझ से बाहर है कि क्या हासिल करना चाहते हैं। जबकि इस वक्त सेटअप में उनके भाई की हुकूमत है, उनकी साहबजादी जो है वज़ीर आला पंजाब बनी हुई है। हाँ, उनको वज़ारत उज़्मा से दूर किया गया या वो खुद हुए, ये अभी बहस तलब मौजू है। लेकिन आगे वो क्या टारगेट है उनका, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, इस पर ही बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नौमान रिजवी साहब, आप तज़कियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम। नौमान रिजवी साहब, सबसे पहले तो चूंकि कराची से आपका ताल्लुक़ है और बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना वो अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं कि जिसको हम भी खुल के नहीं बयान कर सकते, लेकिन कुछ हम ये बात तो ज़रूर है कि ये जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है और अभी जो मामला उठाया गया है, बड़े कोर्ट के सख्त रिमार्क्स भी इस पे आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे एजेंसीज़ को कहा गया, हुकूमत को कहा गया, पूरी काबीना को बुलाने के लिए कहा गया, ये कहा गया कि अब ये मामला नहीं चलेगा और इसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि दुनिया में ये सिलसिला है कि जरूरी नहीं है कि मिसिंग पर्सन पे हम किस इल्जाम लगा देते हैं जनाब बहुत आराम से अपनी रियासत पे और अपने इदारों पर। कहीं किसी की गलतियां होती हैं, लेकिन मसला ये है कि दुनिया में अगर मिसिंग पर्सन हैं लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी है उनकी रियासत की, उनकी हुकूमत की, उनके इदारों की। हमारे यहाँ इशू ये है कि अदालत, आपने जैसे कहा कि अदालत ने नोटिस दे दिया और अब नहीं होगा, अदालत पहली दफा नोटिस नहीं ले रही है। असल में यहाँ इंसाफ की बड़ी मारा मारी है जनाब। अगर अदालत भी आजाद हो जाए और वो इंसाफ करना शुरू हो जाए तो
मैं नहीं समझता कि कोई उंगलियां उठाएं, और जो मुल्क दुश्मन अनासिर लोग हैं जो इसको कैश कराते हैं, वाकई आप सही बात कह रही हैं कि मिसिंग पर्सन का मतलब ये तो नहीं कि तमाम बेगुनाह लोगों को उठा लिया गया, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हैं, मतलब पाकिस्तान मुखालिफ उसमें तो, लेकिन क्योंकि हमारी रियासत इस अंदाज में बदनाम जमाना हो गई है और लोग उन पे उंगलियां उठाते आ रहे हैं क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है जनाब। आप उनके कोई एक गलत तो कुछ मामला सीधे नहीं है ना उनके, अगर वो वाकई सही मायनों में इंसाफ के साथ काम करें और मामला को अपने बेहतर अंदाज में चलाएं और अपने हदूद में रहते हुए मामला को चलाएं, तो मैं नहीं समझता कि कोई उंगलियां उठाएं। मिसिंग पर्सन कराची में भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और आज आप बलोचिस्तान में जैसे आपने जिक्र किया, बिल्कुल बलोचिस्तान में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद हैं। ये करेक्टर ऐसा नहीं है कि वहां मौजूद नहीं है। अच्छा, कराची के जो मिसिंग पर्सन है ना, इनका जो मामला है बहुत ही अजीब मामला है। मतलब ये कोई खुदा ना खास्ता किसी ऐसी गैर मुल्की एक्टिविटी में शामिल नहीं है जिसकी वजह से उनको मिसिंग पर्सन में लाया गया हो, बस वो रियासत के खिलाफ बयानियां है और उसके खिलाफ एक बगावत जैसी सिचुएशन है, उस वजह से उनको जो है मिसिंग पर्सन में हटाया गया है। मैं समझता हूँ ये इंतहाई गलत रवैया है कि ठीक है, अगर लोग आपको समझ रहे हैं कि आपके मुखालिफ या आपको कोई तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप उठा के ले जाएं। अदालतें मौजूद हैं, आज़ाद जमहूरियत है मुल्क के अंदर, पेश करा जाए उनको अदालत में, बिल्कुल करना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, मेरे यहाँ जो क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने बात कही थी कि एक तरीका होता है जिस तरह से अभी हमने कोर्ट के रिमार्क सुने, ये हम देखते आए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। अगर मसले की हल की तरफ जाएं तो क्या ये क्या सिनारियो पैदा नहीं हो रहा कि सिर्फ ये कहा जाएगा यार हम भी मौजूद हैं, हमारी भी अथॉरिटी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इसलिए कहा गया है कि बस खबरों में बात आएगी और अथॉरिटी शो होगी और मेरे ख्याल है कि तारीख पे बात आ जाएगी। लेकिन क्या ये मसले का हल है? क्या राइट पर्सन के लिए बात की गई, और राइट पर्सन तो कोई और है जिससे बात की जा सकती है? और ये अगर कोर्ट में इस तरह के रिमार्क्स नहीं भी होते तब भी अंदरूनी खाना जिसको मसले हल करने तो वो मसले हल कर सकता था। क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक बात की कि आप जिसका जो डोमेन है, असल में हमारे यहाँ यही तो इशू है। यहाँ जो कंट्रोल है, बड़ा कंट्रोल सिस्टम है, वो एक मखसूस हिस्से में चंद लोगों के पास है। बाकी जो इदारे हैं वो अपनी अपनी हुदूद में तो है, लेकिन ये कि वो बेबस बहुत ज्यादा दिखते हैं हमें। और अदलिया जैसा इदारा है तो बेबस होना ही नहीं चाहिए। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ दिलाने वाला इदारा ही जो है वो दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाए और वो इंतजार करे कि क्या करना है, तो फिर मामला इसी तरह होते हैं। आपके सामने बात ये कि देखिए, मैं आपसे फिर ये बात कर रहा हूँ कि आप इस मुल्क के अंदर उन लोगों को सोचने का वक्त है जो मुल्क के खैर ख्वाह हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, कि देखिए अब इस तरह मामला नहीं चलेंगे। अगर वाकई इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है तो सबको इंसाफ के साथ बिठा के बात करनी पड़ेगी और सबके साथ इंसाफ करना पड़ेगा आपको। ये नहीं होगा कि मीठा मीठा हबप और कड़वा कड़वा तू तू। तो आपके मतलब का है तो वो चाहे जितना भी गुनहगार हो, जितना भी बुरा हो, वो उसको आप जो है बेहतरीन अंदाज से पेश कर देते हैं। और जब आपके मतलब जितना भी ईमानदार सच्चा हो, जितना भी मुखलिस हो, आप उसको साइडलाइन कर देते हैं। ये वक्त आ गया है इस मुल्क के अंदर कि इन्हें फैसला कर लेना चाहिए कि देखिए, मेरिट की बुनियाद पे फैसला करो, दुरुस्त फैसले करो। ये जो अखबा परवरी है, फेवरिटिज्म है और मखसूस लोगों को नवाजना है, ये सिलसिला बंद करा जाए। अच्छा, अब एक और ख़बर की तरफ आते हैं। आज जो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सुबह से खबरों में भी हमें सिलसिला नज़र आया, उसकी डेथ की कंफर्मेशन उनकी भी हुई। कैसे समझते हैं इस मामले को? अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि एक हादसा है और तफ्तीश होगी, जबकि बात है कि जब मामला देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात वो रख के गए और मेरा ख्याल है कि तारीख़ में आगे भी उनकी जगह कोई और भी आएगा, तो ये उनका जो दौरा पाकिस्तान का था वो एक यादगार दौरा रहेगा और आगे भी ईरान और पाकिस्तान के मामलात उसी तरह से बेहतर रहेंगे जिस तरह से रईसी साहब करके गए हैं। क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि ये हादसा और या टारगेटेड है, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन सच सी बात है, अब तो जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं हो सकता, ऐसी बात है, टारगेटेड। असल में मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। मैं बात करता हूँ कि देखिए, ये जो वाकया पेश आया है, ये वाकया अफसोसनाक वाकया है बिल्कुल है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ उम्मत मुसलमान के लिए फख्र का मुकाम है ये वाकया। उसकी वजह ये है कि जो लोग ये बात कर रहे थे कि देखें, जो इसराइल जो 6 से 7 महीने में जो इसराइल और फलस्तीन की जंग है जिसमें ईरान ने इंतहाई आम के ज्यादा किया, कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि ईरान जो कुछ कर रहा है वो नूरा कुश्ती है और मिली भगत है। लेकिन आज ये जो वाकया पेश आया है, मैं समझता हूँ इस वाकये ने उम्मत मुसलमान को ये बात साबित कर दी कि देखो, ऐसे इस खित्ते में ऐसी सरजमीन और ऐसे फर्जन मौजूद हैं जो
जो जालिमों के आगे ललकार सकते हैं, वो जो उनके कौल और फेल में तजाद नहीं है, वो मुनाफिक नहीं है। हम बहुत से मुस्लिम ममालिक ऐसे देखते हैं जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वक्त आने पे कारोबार भी उन्हीं लोगों के साथ कर रहे होते हैं, जनाब जमीनें भी उनको दे रहे होते हैं, यहाँ तक कि उनको जो है हवाई अड्डे भी दे रहे होते हैं और उनको फजाई हदूद भी दे रहे होते हैं। लेकिन ईरान ने, इस खित्ते ने, उम्मत मुसलमान ने ये बात साबित कर दी कि देखो ये आपके लिए एक मशअले राह है। मैं समझता हूँ ईरान ने जो काम किया है, ईरान की सदर ने जो काम किया है, ये रहती दुनिया तक रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जान से ज्यादा और क्या चीज होगी। वो शख्स अपनी जान दे गया, वो बता के चला गया कि देखो उम्मत मुसलमान का खैर ख्वाह इस खित्ते में मौजूद है। और तमाम मुसलमानों को मैं समझता हूँ, जितने मुसलमान उम्मत मुसलमान है, ये बात सोचनी चाहिए कि खुदा के लिए तफर्रक़े से और बुग़्ज़ से बाहर निकल के इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की तरफ जाना चाहिए और जो सही मायनों में जो सच्चा लीडर उम्मत मुसलमान की, उसकी तरफ देखना चाहिए। ये तो अब फख्र की बात है। मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत, मैं समझता हूँ सनद दे गए वो इस वक्त जाने के बाद कि हम वो लोग सच्चे थे। ईरान ने जो काम किया है बहुत बड़ा काम हुआ है। अच्छा, एक और इसमें पहलू पे नजर रोशनी डालिएगा कि एक तरफ आप जो कह रहे हैं कि साजिश हो सकती है, इसके तकरीबन 90% तो चांसेस हैं कि साजिश के तहत जो है वो टारगेट किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अमूमन समझा जाता है कि बड़ा हल्का टारगेट है, यहाँ कोई आता है गैस या कहीं धमाका हो गया है, लोग आलमी सतह पे ये परसेप्शन है जियो पॉलिटिक्स में। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोटेक्शन की गई ईरानी सदर की और सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा गया, क्या इसको हमें इस वक्त में अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि वाकई हमने बड़ा अच्छे तरीके से ये तमाम मामला को लेके चले? देखिए बात ये कि सना प्लान हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उन प्लानर का कि उनका मूड नहीं था कि वो पाकिस्तान की हुदूद में रहते हुए कार्रवाई करें। हमारी सिक्योरिटी, ज़ियाउल हक साहब आपके सामने हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आपके सामने हैं, लियाकत अली खान आपके सामने हैं और दीगर वाक़यात ऐसे मौजूद हैं। तो नुमान रिजवी साहब यहाँ रुक जाइएगा। जुल्फ़िकार याद है ना आपको? जुल्फ़िकार याद है ना आपको? चले उस पर बात ना करें, लेकिन जुल्फ़िकार ने भी एक प्लानिंग की थी, वो उनकी प्लानिंग्स 2-3 दफा नाकाम हुई थी, तो कुछ तो है कि यहाँ पे चीजें नाकाम भी हो सकती है ना। देखिए एक प्लानिंग होती है लोकल सतह पे और एक प्लानिंग होती है इंटरनेशनल सतह पर। ठीक हो गया। तो ये फर्क हो रहा था, अगर आप जान जाए ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देखें अब दौर वो नहीं रहा, बहुत जदीद दौर है और जिन हालात में ये वाकया हुआ है, जिस दौर में हम खड़े हुए हैं, आने वाले वक्त पे अल्लाह पाक रहम करे। लेकिन उन लोगों की भूल है जो ये बात समझ रहे हैं कि किसी एक फर्द वाहिद को इस तरह हटा के जो है वो समझ रहे हैं कि रिजीम चेंज, ये रिजीम चेंज वाला मामला नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का मामला है। अगर वो समझ रहे हैं कि उनकी बी टीम ईरान में मौजूद है और जो आने वाली हुकूमत है वो उसको कंट्रोल कर लेंगे या मामला दुरुस्त कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ वह मखूमी जन्नत में रहते हैं। ईरान की तारीख है कि ईरान पर जब आपने ईरान को अच्छा, ईरान की तारीख जरूर है, लेकिन इस वक्त जो ईरान की पॉलिसी हमें नजर आ रही थी, मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं शायद इतना ना जानती हूँ, लेकिन जो ईरान की पॉलिसी मुझे नजर आती है वहाँ पे नॉन स्टेट फैक्टर्स के साथ भी ईरान इन्वॉल्व रहता है। ये क्या कहेंगे, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है? अच्छा देखिए बात ये कि ईरान के साथ मजबूरियां बहुत हैं, उसको डिफरेंट पहलू की तरफ जाना पड़ता है। ईरान अच्छा। को आप देखें तो ईरान जो खित्ते में, इस मुल्क के अंदर जो कुछ ईरान के साथ जुल्म सितम हुआ है वो तो किसी के साथ भी नहीं हुआ ना। आपने ईरान के साथ तो उसके ब्रादर मुल्क जो है, उसके पड़ोसी मुल्क जो उसका साथ बनना चाहिए था, जो उसके बाजू बनना चाहिए था, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ईरान के साथ जुल्म सितम बहुत हुआ इस खित्ते में, तो उसकी मजबूरियां हो जाती हैं कि वो डिफरेंट पॉलिसी और डिफरेंट लॉजिक सिस्टम के तहत जो है वो अपने मामला चलाए। तो आप देखिए ये जो हेलीकॉप्टर है, ये 70s का हेलीकॉप्टर है, नया कोई चीज इनके पास मौजूद नहीं है। क्या आप समझेंगे जो है वो जदीद तरीन चीजों से वो आरास्ता है। उनके साथ प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जनाब उनके जज्बे को सलाम है कि वो अमेरिका और इसराइल जैसे लोगों को ललकारते हैं। इस दौर में तो कोई नाम लेने को तैयार नहीं है हमारी मुस्लिम कंट्री में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो ठीक है, ये बस एक हद तक तो ये सही है कि वो अपने नॉन स्टेट फैक्टर को सपोर्ट करते हैं, उसकी वजूहात हैं कि उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए इसकी भी जरूरत है। समझे बात को, तो डिफरेंट और जो इल्जाम सब लगाते हैं। बात यह है कि नहीं, इल्जाम की बात नहीं, हमने जैसे खुद अभी जैसे पाकिस्तान पे भी कुछ अर्से पहले ये वक्त तो थोड़ा सा हमला हुआ था, कशीदगी बढ़ गई थी। ठीक है, सवाल होती है उनकी, बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मामला तो देखिए कि मामला है क्या उनके मुल्क तो जाएं आप, आपको अंदाजा वो जिस तरह सरवाइव कर रहे हैं, वो जिस अंदाज में रह रहे हैं, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद भी वो पूरे उम्मत मुसलमान का दर्द लिए बैठे हुए, जो एटमी ताकत है वो कहाँ खड़ी है, उसके पास सिर्फ 2 अल्फाज नहीं निकलते।
अच्छा, अभी जो फिर से एक ताल्लुकात का सिलसिला हमारा तुर्किया से बनने जा रहा है, और उसको कैसे देखते हैं आपके? क्या तुर्किया वापस इस तमाम सिनेरियो में आगे आएगा? क्योंकि पाकिस्तान तो शायद वो ललकारने वाली सिचुएशन में नहीं आता, लेकिन क्या तुर्किया आपको लगता है कि उस पोजीशन में आ सकेगा जिसमें रईसी साहब नामुमकिन थे? सी बात है ना। आप तुर्की का अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो सिर्फ हमने उनकी जो है बयानात ही सुने, लेकिन जब हम उनके अमली तौर पे जब उनकी पॉलिसीज पे जाके देखते हैं तो पता चलता है कि लोग वही मामला ही दूसरे हैं। वो तो कारोबार जिंदगी जो है बढ़ाए जा रहे हैं, उनके तो शेर व शक्ल है वो तो आपस में, लेकिन ये अब हम समझ रहे हैं कि तुर्की जो है ये कर देगा और वो कर देगा। नुमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? वाकया है कि इसराइल ने सत्यानाश किया जो लोगों के साथ गर्म के तस्वीर हासिल करने के लिए किया। जब हम तौर पर कहते हैं तो हम इस क्षेत्र में वाहिद मुल्क दिखता है ईरान। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इस मौजू पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। जियो पॉलिटिक्स और फिर पाकिस्तान का जो मैले वकूह है वो पूरी दुनिया के लिए बड़ा पुरकशिश है, क्योंकि यहाँ पे आप जितने भी रीजन में चले जाओ, मैं नौजवानों को कहती हूँ कि बात करने से पहले इवन ये कि हमारे जैसे एंकर जो बैठे हुए टीवी के सामने वो भी हमारे महले वकूह और कहाँ कहाँ से ये ख़त्ता लग रहा है, हमारा मुल्क कहाँ कहाँ से किस जगह से रास्ते निकलते हैं, ये पता होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। नुमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नुमान, बात हो रही थी ईरान के हवाले से, और ईरान की आप हैसियत के हवाले से बात कर रहे थे कि ईरान अभी भी क्या काम कर सकते हैं, ईरान कैसा मुल्क है। मैं कहूँगी आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, आप बात कर रही हैं ज्योग्राफी तौर पे जो बात कर रही है, देखिए ईरान की पोजीशन हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही है इस खत्ते में। यही वजह है कि चाइना और रशिया, आपको पता है कि जो ब्रिक नाम की जो करेंसी थी, वो जो मशवरा था, जो एडवाइस थी और उसका पूरा फॉर्मेट था, वो इब्राहिम प्रेसिडेंट साहब ने जो है रईसी साहब ने दिया था। अच्छा, ये इसके अलावा भी जो अगर आप देखें तो पिछले दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा में इन्होंने जो तकरीर करी और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुरान शरीफ को उठा के कहा कि ये वो खिलाफत है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। ये कुछ बातें हैं लोगों को खलती हैं, जो लोग हजम नहीं कर सकते। खास तौर पर वो माशरा हमारे खिलाफ अब से नहीं 14 सालों से जो है वो लगा हुआ है इस मामले में। आपको तफसील करने के चक्कर में फैसला ये करना चाहिए हमें कि देखें, ईरान के साथ मसला ये है कि हमारी यहाँ तकसीम हो जाती है, लगता नहीं है, तकसीम कर दी जाती है और वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। हमारे मुखालफीन है हमें तकसीम करने में कामयाब हो जाते हैं। इत्तेहाद मुस्लिमीन का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ और अभी भी बात कर रहा हूँ। इस घोषणा समझना चाहिए कि आज इनकी बात है, कल उनकी बात है, अलग कर करके अगर आपको लिखा दो 9/11 के बाद अफगानिस्तान में क्या कुछ तमाशे किए उन्होंने, अलग कर करके को जो है वो लगाया जा रहा है और आपको खत्म किया जा रहा है। ये बात हमारे मुसलमान भाइयों को सोचनी चाहिए कि देखिए, बुग़्ज़ और तफरक़े से बाहर आके एक प्लेटफॉर्म पर हो बिला खैर बतर कि उसका ताल्लुक किससे है, क्या है, खत्म करके एक नुक्ते पे आना चाहिए कि उम्मत मुसलमान के लिए काम करना है। तो मैं समझता हूँ बेहतर अंदाज में इस दौर में, जदीद दौर में, जो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं हमारे मुखालफीन, हमारे दुश्मन, उनका मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन नुमान, ये भी बाहर वालों की सोच की हद तक है कि यहाँ पे जो सेक्रेटेरियन इशूज हैं वो यहाँ का लोकल शख्स जो है वो उसको फील करता है, उस पर जाता है। आपको लगता है कि यहाँ पे जो आम लोग हैं वो सेक्रेटेरियन इश्यूज पे बात करते हों, फिरके पे बात करते हों, एक दूसरे के साथ रवादारी का सलूक ना करते हों? हम बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आम आदमी तो ये बात नहीं सोचता, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन हमारे यहाँ कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इसको हवा दे देते हैं और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बहुत सा एटमॉस्फेयर से क्रिएट कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो है इंटरनेशनल कुव्वतें शामिल हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, पैसा आना शुरू हो जाता है और आपको किसी भी सूरत में जो है
उस तरफ जाने से रोक दिया जाता है जहां आप इत्तेहाद की बात करते हो, पेश पे आने की बात करते हो। ये बहुत बड़ा इशू हमारे यहाँ लोग आपके सामने, हमारी यहाँ दुनिया में इसी तरह के हर तरह के लोग हैं जो लोग जो है वो 12 रुपया मतलब जहाँ तक फिरकों की बात करें नुमान, तो वो तो क्रिश्चियंस में भी हैं, ज्यूश में भी हैं, अगर मुसलमानों में भी अगर कोई फिरका है और इस तरह से है तो वो तो उनका आपस का मामला है। इंटरनेशनली तो उनका कोई ऐसा इशू नहीं है कि जहाँ क्रिश्चियंस की बात आती है वो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। जब जी हमारे यहाँ तो आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन हमारे यहाँ क्या इशू है मुसलमानों में, हमारे यहाँ तो पूरे पूरे मुल्क तकसीम है इस मामले में। हमारे यहाँ कौम तकसीम नहीं है, अगर आप देखें तो पूरी पूरी सरहदें, पूरी पूरी सरजमीनें इन्वॉल्व हैं इस तफरके में, पूरे मामला दूसरी तरफ चले जाते हैं ना, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अगर आपको अरब के जो मिडिल ईस्ट जो जंग छिड़ी थी उसमें क्या वाकया हुआ था, और वो दोबारा उस तरफ अगर ले जाते हैं हमें, हम तो आपस में ही उलझ जाते हैं ना, बाहर तो हमें निकलने का मौका ही नहीं दिया जाता। जब हम कोशिश करते हैं कि चलो भाई ठीक है एक जगह जमा हो जाते हैं, मतलब फलस्तीन जैसे मामले पे हम एक जगह जमा नहीं हुए। हमारे कई इस्लामी ब्रदर भाई उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो फलस्तीन के खिलाफ दौड़ रहे थे, फलस्तीन का सबूत करने पर लगे हुए थे। इसराइल, आप कितने ब्रदर ममालिक हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, इसमें तो कोई जैसी जो भी बात ही नहीं है ना। इस मामले में आप एक नहीं हो रहे हो, तो आप बताओ तो ऐसा क्या मामला करा जाएगा जो आप एक हो जाओगे। एक बंदा अपनी जान से चला गया जिसको आप आज से पहले यहाँ सोशल मीडिया पे और दीगर जो पॉकेट्स हैं वो कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती है जनाब, वो ड्रोन हमले जो किए हैं वो नूरा कुश्ती है, उसमें कोई नुकसान तो हुआ नहीं। नुकसान इतना करने जा रहे थे वो कि उनको रास्ते से हटाना पड़ा। ये सोचने और समझने की बात है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि फ़लस्तीन के मामले में दो टोक मौक़िफ़ जो है सिर्फ ईरान का हमें नज़र आया, बाकी किसी का नहीं आया। तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि दो टोक मौक़िफ़ रखता या कोई एक्शन लेता? देखिए, पाकिस्तान से तो पूरी दुनिया को, पूरी मुसलमानों को बड़ी उम्मीद है। वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है और उसकी बात में बड़ा वजन है। लेकिन अफसोस जनाब, हम तो आपको पता ही है कि हमारे मामला हम वक्ती तौर पर देखते हैं। हम सिर्फ एक अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपने ऐशो आराम बचाने के लिए हम वो कुछ कर जाते हैं जिसका खमियाजा आने वाली नस्लें भुगत रही होती हैं। तो फिर की फिक्र कौन करेगा? ये तो सोच भी नहीं है कि ये तो फौरी रिजल्ट मांगते हैं। आपके सामने ही है, अगर ये इतने अच्छे होते पाकिस्तान, इतनी हिम्मत होती पाकिस्तान में वापिस, तो फिर तो मैं समझता हूँ आज इस खत्ते के मामला चेंज होते। जब जब आपने कोशिश की रशिया और चाइना की तरफ बढ़ने की, तो आपके साथ क्या हुआ? या तो आपको हटा दिया गया उनको, या फिर उनकी हुकूमतें गिरा दी गई। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से हम देखते आ रहे हैं। ये वाकयात तो आपके सामने है ना। जब जब आपने उस ब्लॉक को छोड़ने की बात की और उस ब्लॉक से उस चुंगल से निकलने की बात चली, जब जब आपके साथ क्या हुआ? क्योंकि आपके मामला ऐसे हैं कि आप अंदरूनी तौर पर आप एक पेज पे नहीं हो। आपके यहाँ अंदरूनी तौर पे भी मामला जो है डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं आप। अच्छा, एक नुमान, आज हमने कुछ डिफरेंट इश्यूज पे आपसे बात की, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम में और हम कराची की बात आपसे ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ कराची की डिस्कशंस कर लेते हैं। एक सहाफ़ी के हैसियत से मुझे कभी हमेशा से कभी ना उम्मीद ही नहीं हुई, लेकिन न जाने क्यों कुछ अरसे से महसूस होने लगा है कि कराची के हालात शायद मज़ीद बिगड़ने जा रहे हैं, या हो सकता है कि हम गलत हो। क्या लगता है आपको कि वाकई यहाँ पे जो एक सिचुएशन है वो बहुत बिगड़ती जा रही है, या हालात काबू में आ जाएंगे? ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे बात कर रही हूँ मैं, सियासी सूरत हाल की बात नहीं कर रही इस वक्त। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सियासी हालात से जुड़ी हुई है आपकी। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आप सियासी हालात से अलग नहीं कर सकते ना। जब आपके यहाँ सियासी मामला में अफरा तफरी हो, क़यादत मौजूद ना हो, और वो लोग जो वाकई जो शहर की क़यादत करना जानते हो उनको आप धकेल देंगे पीछे और आर्टिफिशियली और कॉस्मेटिक लोगों को आगे लेके आएंगे, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या? दीगर मसाइल भी आपके सामने ही खड़े ना। कौन से ऐसे मसाइल हल हो गए आपके? मतलब मुझे अफसोस हो रहा है कि जो हमारे माशाल्लाह से अभी 9 मंतखब MP है, मैंने वो 1.5 हॉर्स पावर की मोटर लगा के भी तस्वीर खिंचवा रहे हैं साथ में कि हमने जो है बिल्डिंग को पानी दे दिया। मतलब काउंसलर वाला काम आप दिखा रहे हो हमें। आपका काम है लेजिस्लेशन करना है, असेंबली में जाओ और बताओ भाई इस सिंध के शहरी हलकों के साथ हो क्या रहा है, आपके तालीम के साथ, रोजगार के साथ। अच्छा नुमान, ये एक बात मुझे बताइएगा, आपने एमएनए वगैरह का जिक्र किया, हमारे कोई वफाकी वजीर भी हैं तालीम के, अगर वो वफाकी वजीर हैं तो क्या कराची की सूरत हाल का उनका अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है 9 मैट्रिक के बच्चों के साथ और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के साथ क्या हुआ? क्या उनको इसका अंदाजा नहीं है, या उनकी अथॉरिटी नहीं है कि वो बात ही नहीं कर सकते? देखिए, वफाकी वजीर तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमें बड़ी मुश्किल से जिनके चंद स्कूल हैं जो मौजूद हैं कराची में जो वफाक के अंडर में आते हैं।
18वीं तरमीम के बाद ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि वफाक की मदाखलत तकरीबन ना होने के बराबर है। मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ कि देखें, इस क्यादत को ये बात सोचनी चाहिए कि 32-37 MP लेके 22 MNA लेने के बावजूद भी हुकूमती शेयरिंग में ये 0/0 है। आवाम के काम करने में इनका इतना सा भी, जिसे कहते हैं ना, हाथ भी नहीं, उंगली भी बराबर, नाखून बराबर भी कोई अमल नहीं हो सकता कि हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन ये बात बार बार कह रही है, ये बात इनको सोचनी चाहिए कि जब तक आप सिंध के साथ इसी तरह रहते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उनकी सीटें उनकी मौजूद है। नुमान, एक तो आपने तकसीम की बात की, इस तकसीम को तो हम भी समझते हैं, मजबूरियां भी समझते हैं। एक होता है कि आप जिस इलाके से ताल्लुक रखते हो उसकी मोहब्बत है, और फिर कराची की मोहब्बत एक अलग चीज़ है। यहाँ पे जो लोग बसते हैं, उर्दू स्पीकिंग की बात एक अलग है कि वो एक अलग पहचान रखते हैं। ऐसे में अगर कोई वफाक में जाके बैठता है तो क्या उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यहाँ के मसाइल को देखे या प्रेशराइज करे कि जनाब ये चीज़ हल होनी चाहिए? इस पे बात कर रही हूँ कि अखलाकी तौर पर क्या जिम्मेदारी है? देखिए, मैं सच बात करूँ तो ये कराची में 40 साल से ये इशू है। 40 साल से अगर आप देखें तो वफाक के हिस्सा बने, हुकूमतों का हिस्सा जरूर बने, हुकूमत कभी भी नहीं करी। जब हुकूमतों का हिस्सा बने तो कोई ना कोई वजह ऐसी हुई है कि वहां भी काम नहीं हो सके कराची में। तो वजह क्या है? अच्छा, अब हम चले जाते हैं बिफोर 70। लोग बड़ी तारीफ करते हैं यार, 70 से पहले कराची बड़ा जबरदस्त था और तरक्की हो रही थी, ये मामला थे, वो मामला थे। तो 70 से पहले अगर हम देखते तो 1 यूनिट था, कराची वफाक का हिस्सा था। मैं ये बात समझता हूँ कि जहां आप वफाक के साथ इतनी हमदर्दियां कर रहे हैं और उनकी हुकूमत बनाने में और गिराने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो क्या ये एक मुद्दा नहीं रख सकते कि भाई खुदा रहा इस शहर कराची को अगर सेपरेट यूनिट नहीं बनाते तो वफाक का हिस्सा ही बना लो, कि कम से कम हम इस पोजीशन पे तो आ जाएंगे कि अपने लोगों को अकोमोडेट कर सकें। जो हमारे लोग यारों भटकबार हैं इस वक्त, जिसकी पीपल्स पार्टी से हुकूमत नहीं सुन रही, कम से कम हम वफाक का हिस्सा होंगे तो हम अपना वो तो रख सकेंगे मुकदमा कि भाई खुदारा आप काम करो। तो ये उन लोगों को चाहिए कि जो अगर आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं वफाक से और उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो एक निगाती एजेंट पे आ जाओ कि भाई शहर कराची को वफाक का हिस्सा कर दो। चलिए नुमान, कराची के इश्यूज पे फिर भी हम बात करते रहेंगे, और मैं चाहूंगी कि कभी आप आएँ तो हैदराबाद के मामले पे भी बात करते हैं और हिस्ट्री भी निकाल के बात करते हैं कि क्या हुआ था। कच्चा पक्का किला वाला जो मामला था उस पर क्या हुआ, उस पर बाद शायद फिर मिसिंग पर्सन पे चीज़ें आके रुक जाएंगी, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे सिर्फ एक कंसर्न है, फिर हम खुदाफिज भी करेंगे। लेकिन पहला ही मेरा जो कंसर्न है वो यही है कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो तो एक्सट्रीम पे पहुँच चुका है। तो अगर कोई, क्या इतनी भी हैसियत नहीं है या इतना भी नहीं कह सकते कि अगर दफ़ा 144 मराकज़ में कायम है, इम्तहानी मराकज़ में, तो यहाँ का कोई शख्स उठे जो कि इलेक्टेड है और वो ये बात करे कि जनाब आप कम से कम SHO को या प्रेशराइज कर दे कि जनाब आप वहाँ पे जाके खड़े हो जाएं, फलां स्कूल में खड़े हो जाएं, दफ़ा 144 लगी हुई है तो आपको नज़र रखनी चाहिए। क्या इस पे भी वो बेबस हो चुके हैं? देखिए, कराची यूनिवर्सिटी में भी रिसेंटली एक वाकया हुआ, तुलबा तंजीमों में हंगामा आराई हुई और एक तुलबा तंजीम के लोगों को ठीक ठाक जो है उसे तो गौर किया गया। 3 MPA रोड पर बैठ गए, FIR कट मेरी थी, एक SP, एक SHO FIR नहीं काट रहा था। उसकी वजह यह है कि इनकी बात यह है कि इनकी पोजीशन ही नहीं है ना। MNA MPA की अवामी नुमाइंदे हैं, आवाम के वोटों से आप अगर आ गए हो तो एक ताकत होती है। लेकिन अफसोस किया है कि अपने तुलबा लोगों को, जो उनको गर्दोगोर किया गया APMSO के लोगों को, उनकी FIR कटवाना 3 MPA सड़क पे बैठ गए, मुश्किल हो गई। तो आप मुझे बताइए कि छोटे छोटे मामला तो ये पुटअप कर रहे हैं, नामुमकिन सी बात है कि ये कोई एक काम किसी एक गली में पानी भी फराम कर सकें। अगर एक गली में, कराची की शहर की कोई एक गली में पानी ना आए और ये खड़े होकर कोशिश करें तो ये भी नामुमकिन है इनके लिए, क्योंकि इख्तियारात ही नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सुनने को तैयार ही नहीं है इनकी कोई बात। ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। चलिए नुमान, काफ़ी तफसील से आपसे बात हुई। इंशाल्लाह ताला फिर तफसील से जो है कराची और हैदराबाद के इशूज़ पे बात करने की। एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। इदारों को अपनी हदूद में रहना नहायत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तमाम लोग अपने अपनी हदूद में रह जाएँ तो मसाइल शायद हल हो जाएँ। यहाँ पर मुकन्ना इंतज़ामिया, इदारे, ज़राए अबलाग, ऐसा लगता है कि सभी एक दूसरे के सामने हैं और ज़राए अबलाग का काम सिर्फ चटखारे लेके बात आगे करना रह गया है। ज़राए अबलाग एजुकेशन भी देता है और चीज़ों को
अवेयरनेस लाने के लिए भी काम करता है, लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं और वहाँ उसको चटखारे लेके पेश कर दिया गया। इस वक्त मुल्क जिन हालात में आगे बजट आ रहा है और इसमें बड़ी एक तबाहकुन बात यह है कि बजट हमारा बना कोई और रहा है, वो बनाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी आ गए, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट नज़र आए वो हम उसको बड़े तारीखी कमेंट तो नहीं कह सकते। इस किस्म के मामलों को हल करने के लिए पहले भी कमेंट दिए गए, लेकिन क्या ये मसले का हल है इस किस्म के कमेंट दिए जाएं और इदारे एक दूसरे के सामने है, या मसले को किसी और तरीके से भी हल किया जा सकता है? कानूनी तौर पे भी इसको समझने की ज़रूरत है। एडवोकेट खलीक अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया, आप तजज़ियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खलीक अहमद साहब, एक बहस छिड़ गई है आज जो मतलब कमेंट जो सामने आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे, काबीना को भी बुलाएंगे, एजेंसीज़ पे भी तनकीद हुई। एक तरफ तो हमें लगता है कि ठीक है, एक वाह की भी बात होती है कि कहा गया और किसी ने तो एक्शन लिया, लेकिन ये पहली दफ़ा तो नहीं है, पहले भी हम ऐसे कॉमेंट्स वगैरह हम सुन चुके हैं। क्या ये मसले का हल है या मसले का हल कुछ और हो सकता है कि अगर वाकई मसला हल करना है तो किसी और से बात करनी चाहिए, वफाकी वज़ीर दाखिला से बात करें और चीज़ों को सही तरह से सॉर्ट आउट करें? ये मसला कैसे हल हो सकता है और क्या ये जो रवैया अभी इदारों के दरमियान खिंचाव का हो गया, क्या ये ठीक है? कभी भी इदारों के दरमियान अगर खिंचाव होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। ये तो एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये मिसिंग पर्सन का मामला जो है ना, गुज़िश्ता मेरा ख्याल है 20 साल 25 साल से चल रहा है ये, लेकिन अब इसकी ग्रेविटी बढ़ती जा रही है। अब तो तकरीबन रिपोर्ट आ गई है कि 3000 से ऊपर मिसिंग पर्सन हो गए और शायद 50 के करीब अभी रिसेंट जो है ना उनमें वो आई है रिपोर्ट की 50 तो अभी रिसेंट हुए हैं ना पिछले साल। तो देखिए बात ये है कि इसके 2-3 मुख्तलिफ पहलू हैं। कहीं पे लोगों की पर्सनल भी मामलात होते हैं, कहीं पे कुछ दुश्मनियां भी होती हैं, कुछ और मामलात होते हैं। अभी कोऑर्डिनेशन तो अब देखिए ना, एजेंसीज के पास भी एक अपना मैकेनिज्म मौजूद है और वो मैकेनिज्म मौजूद है, उस पर कोशिशें होती हैं, रिपोर्ट्स मंगाई जाती हैं, GITs होती हैं, लेकिन मेन एक ही प्रॉब्लम है, उनका अपना मैकेनिज्म तो है, लेकिन जब तक तमाम एजेंसीज, हमारे एजेंसीज भी ज़्यादा हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो जो है ना कोर्ट कोशिश ये करता है कि डरा धमका के लोगों को कोई गैरत दिला के कम से कम, देखिए ना बात ये कि जो है ना लिबर्टी ऑफ सिटीजन जो है ना, ये तो स्टेट का काम है। अब स्टेट का आपको पता है कि हेड जो है वो स्टेट का प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो है कंट्रोल करता है इस कंट्री के तमाम अफेयर्स को थ्रू कैबिनेट। तो इसलिए जो है ना कोर्ट ने तो एक हमारे अभी रिसेंटली एक जजमेंट पास हुआ है, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट का बड़ा मशहूर है, जिसने जो है ना डायमेंशन ऑफ जो है ना प्राइम मिनिस्टर की चेंज कर दी, हुकूमत पाकिस्तान की चेंज कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कैबिनेट और कैबिनेट का हेड प्राइम मिनिस्टर है। तो जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर भी कैबिनेट का पार्ट है, प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करता है। तो कोर्ट ये कहता है कि जी पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहा है, तो उसके बाद जो है ना मिसिंग पर्सन ट्रेस नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए तो फिर आपको मतलब कोर्ट ने तो फिर अपनी जो है ना कोर्ट को जो है वो नजर आ रहा होता है कि शायद या तो इदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है या फिर जो है ना ये गवर्नमेंट चाह नहीं रही है। लेकिन सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद तो ये बात शायद तस्लीम कर ली गई कि पार्लियामेंट सुपीरियर है और जो है अदलिया का मकाम उससे उस पे है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद ये भी बयान आ जाना और उनको एक मतलब कहना नहीं चाहिए ऑन स्क्रीन जो बातें लब पे आ रही हैं, लेकिन ये कुछ लहजा बड़े तल्ख थे। क्या लहजे तल्ख थे या वाकई मामला ऐसा सीरियस है इसको हल हो जाना चाहिए? और मामला अगर हल हो जाना चाहिए तो क्या ये ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं बिल्कुल ठीक है या किसी और तरीके से भी मामला हल हो सकता है? भाई देखिए ना, जब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि रिवार्ड और पनिशमेंट का प्रिंसिपल है हर जगह। अब ये कोर्ट जब देखता है कि जी अब आसानी के साथ नहीं हो रहे, कोर्ट के सामने वो एग्रीव पर्सन भी है जो रोता हुआ कोर्ट के सामने आ रहा है, वो किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बाप, तो कोर्ट को थोड़ी सी उस चीज को भी देखना होता है। फिर कोर्ट ने ये देखना होता है कि जी इदारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
अब अगर इदारों की रिपोर्ट कोई ऐसी आती है कि जिससे कोर्ट को स्मेल आ जाती है कि ये रिपोर्ट जो है घर में बैठ के बनाई है, तो फिर डिस्प्लेजर कोर्ट का जो है नजर आता है। फिर कोर्ट जो है ना उसमें गुस्सा भी करता है, क्योंकि कोर्ट तंबी भी करता है कि जी इस किस्म की अगर रिपोर्टें आएंगी तो फिर ये नहीं हो कि हम प्राइम मिनिस्टर को बुला लें, ये ना हो कि हम जो है ना आपको भी जो है ना सजा दे, ताकि आपको पता चले कि कोई मिस होगा तो क्या होगा, कोई जेल जाएगा तो क्या होगा। अब ये थोड़ी सी तलखियां, अब जो बात ये है कि कोर्ट ने अपना काम करना है। अगर कोर्ट के पास रिपोर्ट नहीं आएगी, अगर स्कूल का टीचर बड़ी मेहनत से किसी बच्चे को पढ़ा रहा है और जब वो पेपर आता है उसका रिजल्ट वो नहीं आता, तो उसको भी थोड़ी सी वो अपना डिस्प्ले शो करता है, तो वो भी तल्ख भी हो जाता है। तो कोर्ट की भी कुछ थोड़े से मामला ऐसे हैं, क्योंकि अब देखो ना, जब आपके यहाँ अदलिया बिल्कुल है तो इंडिपेंडेंट ना, बेसिकली अगर अदलिया भी नहीं करना चाहेगा, ये सारी रिट जुरिसडिक्शन है और इसमें जो है ना ये सारी रिट जुरिसडिक्शन में ये सारे मामला आते हैं। तो कोर्ट ने लिबर्टी ऑफ सिटीजन देखना होता है, फंडामेंटल राइट को देखना होता है। अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि किसी को मिस ना किया जाए, किसी को प्रोटेक्शन, हर किसी को प्रोटेक्शन दी जाए, किसी को बगैर कानूनी तकाजे पूरे हुए जेल में ना रखा जाए। तो अब जब रिपोर्ट ऐसी आती है कि जी, अब क्योंकि थोड़ा सा कोर्ट भी ये देखता है कि जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आप ज्यादा आसानी से रिकवर। सर हम तो ये भी मजाक देख चुके हैं फैसल वाडा वाले मामले पे आके, जिस किसी से जब पूछा गया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो सामने से जवाब आता है कि मैंने देखी है, सुनी नहीं है। आप ये भी तो ऐसे वैसे मजाक भी तो सामने आ रहे हैं पाकिस्तान में इतने टेक्नोलॉजी के दौर में। थोड़ी सी बात ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो जवाब देने वाले को भी सोचना चाहिए, लेकिन कहीं बाहर निकलती है। अब ये अगर वो वाली बात है ना, तो उसका जवाब ये था कि उन्होंने जवाब ये दिया था कि सर मैंने देखी है, और वो कुछ हिस्से जो थे ना वो इन्होंने माउंट कर दिए थे, आवाज नहीं आ रही थी, बंद कर दिए थे, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। उसने कहा था देखिए, वो तो फिर एक बात आ जाती है, तो कोर्ट इन्हीं चीजों पे तो नाराज होता है। अब अगर एक बात बड़ी सर ये भी तो सोचना चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है। एक शख्स को बुलाया जा रहा है एक खास केस की वजह से, वो उसको सुन के भी नहीं आ रहा, कहते मुझे पता ही नहीं क्या हुआ है। वो तो खैर वो क्योंकि उसको बुलाया था, लेकिन वो वाला फैसल वाला बात ये है कि देखिए, बात ये है कि लॉ के हिसाब से लोग करते हैं। जब तक उसको रिटर्न में नोटिस नहीं आएगा, अगर कोर्ट ने बुलाया है, वो कह रहा है क्योंकि कोर्ट का नोटिस नहीं है, वो फिर जो है ना कोर्ट का जब नोटिस इशू होता है, क्योंकि ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है, पहले शोकाज इशू होता है, तो जब तक शोकाज इशू नहीं होगा कंटेम्प्ट किसी के ऊपर बन नहीं सकती। तो वो फैसल वाला का जो मामला है थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो उसको जिसने एडवाइस किया, जिन साहब ने, तो उसने उसको अकॉर्डिंग टू द बुक एडवाइस किया, ठीक है ना। लेकिन जहाँ ये वाली बात है ना, यहाँ पे बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि मिसिंग पर्सन है। अब टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? उसके पास ना स्मार्ट वॉच है, ना उसके पास कोई सिम है। अगर वो मिस हो गया है तो फिर तो वो, या उसको कोई लेके गया है, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें, तो मतलब कोई ऐसी चीज होती नहीं जिसको टेक्नोलॉजी से भी उसको पकड़ा जाए। तो ये आजकल हम ये डेली ये केस सुन रहे हैं, गुज़िश्ता 10 साल से हम यही केस सुन रहे हैं कि जी कोर्ट तो अपने हिसाब से भी ऑब्जर्वेशन देती है, कोर्ट अपनी भी कुछ थोड़े से एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से और सरकारी वकला से। लेकिन कहीं कहीं मामला ऐसे होते हैं कि देखिए, गवर्नमेंट थोड़ी बहुत तो काम करती है, अगर वो नहीं करेगी तो गवर्नमेंट की रेट भी नहीं रहेगी। लेकिन अब वो क्योंकि जब नजर नहीं आए काम होता हुआ, जैसे कहते हैं इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो थोड़े से जजेस का रवैया एरोगेंट हो जाता है। अब ये मामला है, लेकिन क्योंकि अब जजेस भी जो है ना इन केसेस को 5-6 साल से सुन के उकता गए हैं कि जी कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। हम सुनते हैं, हमें तो जज ये समझते हैं कि जी हमें जो रिपोर्ट पेश की जा रही है, दूसरे लफ्जों में हमें जो है ना मिसलीड किया जा रहा है। तो फिर वो जब ऐसी रिपोर्टें आती हैं तो फिर वो कहते हैं क्यों ना हम हेड ऑफ स्टेट को बुला लें या हम इंटीरियर मिनिस्टर को बुला लें। तो ये थोड़ा सा ये जो है हमारी एजेंसीज भी जब तक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं देंगी, सरकारी वकला भी जब तक कोर्ट को प्रॉपर असिस्ट नहीं करेंगे, तो कोर्ट के किस्म के रवैये तो नजर आएंगे, क्योंकि सबको बिल्कुल सही, सबको मिल के काम करना है और कम से कम ऐसा काम तो करेंगे कि नजर आए कि कोई काम किया है। अच्छा खलीक है, मतलब एक और मैटर की तरफ हम चलेंगे, क्योंकि प्रोग्राम अपने आखिरी मराइल में आपसे पूछना इम्पोर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब का बयान आता है
और मेरे लिए समझना कम से कम मुश्किल है कि ये बयान इस वक्त क्यों है, और वो आधी बात कर रहे हैं आधी नहीं कर रहे। 90s में कौन आता है, किस तरह आता है, वो ये बात नहीं कर रहे, 93 का जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद 2017 को पीछे कर दिया जाता है, बाकी चीज़ों का जिक्र किया जाता है। ये आधी अधूरी बात, और फिर सिर्फ जजेस का एहतसाब बाकी एक तरफ। ये सिलसिला आपको क्या लगता है इस वक्त क्या वजूहत हो सकती है, जबकि गवर्नमेंट उनकी है, भाई वजीर आजम है, बेटी जो है वजीर आला बनी हुई है? देखिए, फिर जब कभी कहीं आता है तो ये कह दिया जाता है कि जी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये सब लोग, सब सियासतदान जो है वो जब ये मामला आता है तो कह देते हैं कि जी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मेरे कहने का मकसद तो ये था कि अक्रॉस द बोर्ड सबका होना चाहिए। उस वक्त ये कहते थे कि जी मेरा कहने का मकसद तो नहीं कि मैं चूज इसलिए कहता कि मैं तो सामने नजर आ रहा हूँ, बाकी लोगों का मैंने पीरियड बता दिया कि जी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। तो ये तो सारे पॉलिटिकली स्टेटमेंट होते हैं। लेकिन सर, नवाज शरीफ साहब एक मंझे हुए सियासतदान है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसे ही कोई बात करें बिना मकसद के? कोई तो वजूहात इस वक्त आके वही होता है, मंजा हुआ खिलाड़ी जो होता है वो आगे निकल के शॉट मारने की कोशिश करता है, बोल्ड भी हो जाता है। तो उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है, वो कहता है कि मेरे लिए आपको लगता है वो ऑलरेडी लॉग आउट हो चुके हैं, अब नहीं बचा कुछ भी? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मतलब ये कि जब एक आदमी आउट होता है तो वापस क्रीज पे जाने के लिए भी आता है ना। तो ये वाली भी चीजें बड़ी होती हैं कि जो है सियासत में, तो देखिए सियासत में नहीं है, हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है सियासत की। जैसे कि चले भाई, जजेस की भी रिटायरमेंट की उम्र है और सब लोगों की रिटायरमेंट की कोई ना कोई उम्र है, सियासत की कोई उम्र नहीं है। तो वो तो किसी वक्त भी पलट के आ सकता है ना क्रीज में। अब वो क्रीज बाकी लोगों के लिए तो है कि जी जब क्रीज में एक टाइम पे आ जाना है, इनको तो किसी वक्त भी आ जाना है। तो इनके स्टेटमेंट में हमेशा झोल होता है, और ये जब झोल होता है तो सर हम आपकी बात को ऐसे ले रखें कि एक आउट हुआ खिलाड़ी जो है वो वापस आने के लिए तगोदो कर रहा है, तगोदौड़ कर रहा है। बेसिकली वजह तो यही होती है, और फिर उसके बाद उसको जो मलाइन करना होता है फिर इदारों को, ताकि जो है ना उसको कोई थोड़ी सी, मतलब इसी तरह से इंसान मंजर पे आ सकता है ना कि जिसका कोई नाम ना ले, आप उसका नाम ले लें। किसी को मलाइन करेंगे तो फिर थोड़ा सा जो है ना एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें सियासत की हैं, इससे कानून का कोई वो नहीं है, क्योंकि कानून तो कहता है कि जी सामने क्या नजर आ रहा है, डॉक्यूमेंट क्या कह रहे हैं, एविडेंस क्या कह रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट इशू होते हैं। तो इसलिए कोर्ट इस किस्म के मामला पे ज्यादा एक्शन भी नहीं लेता, कंटेम्प्ट भी नहीं निकालता, कंटेम्प्ट भी नहीं इनिशिएट करता बेसिकली, क्योंकि उसमें उसको नजर आ रहा होता है कि जी इसके कहने की जो है, इसके जो है ना। सर इसको अगर दूसरे महीने में रखें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, जी लाइटर नोट पे, कि ये क्या मतलब जहनी हालत का मसला होता है कि वो कोर्ट जहनी हालत समझता है या मजबूरी समझता है सियासतदानों की? क्यों नहीं होता इस तरह से? कोर्ट तो सियासतदानों की मजबूरी समझता है, क्योंकि मजबूरी जो है ना, बिल्कुल कोर्ट तो सियासतदानों की मजबूरी समझता है। ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जी कोर्ट को इसलिए इग्नोर कर दिया जाता है सर इन मामलों को, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तकरीर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए था, जहाँ बहुत सारी चीजों को इग्नोर नहीं किया जा रहा। देखिए, जहाँ पे फिर कोर्ट को ये नजर आएगा कि जी कहीं पे वाकई जो है ना ये इंटेंशन ये है कि कोर्ट को मलाइन किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक उस पे, तो फिर जो है ना कोर्ट कोई एक्शन ले सकता है। देखिए, किसी एक्शन के बाद या किसी ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस के बाद या किसी ऑर्डर की जो है ना आपको जो है किसी ऑर्डर के ऊपर आप बात करें जिसको जो है ना कोर्ट को क्रिटिसाइज करें, तो फिर कोर्ट ये समझता है कि जी कंटेम्प्ट बनती है। कंटेम्प्ट का जो है ना वो 204 का आर्टिकल जो है ना हमारा, वो जरा थोड़ा सा इतना आसान नहीं है उसको समझना। और कोर्ट भी ये कहता है कि जी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के बाद तो उसकी भी एविडेंस रिकॉर्ड होनी है, उसमें भी फिर वही सरकारी वकील जो है वो फिर को प्रोसिक्यूटर हो जाएगा। ठीक है ना, पहले वो डिफेंड कर रहा होगा, फिर वही प्रोसिक्यूटर हो जाएगा। तो कोर्ट ये सारी बारीकियां देखने के बाद चार्ज भी फ्रेम करते हैं और शोकाज भी इशू करते हैं। तो कोर्ट का भी जरा थोड़ा सा उसकी इंटरप्रिटेशन करना पड़ती है कोर्ट को कि जी ये जो है कंटेंट ऑफ कोर्ट के उस इंग्रेडिएंट्स में ये स्पीच आ रही है या नहीं आ रही।
चलिए बहुत शुक्रिया एडवोकेट खलीक अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नुमान रिजवी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। हालात जिस नहज पे जा रहे हैं होते होते अभी तो ये फिक्र होनी चाहिए कि इकोनॉमी को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी मैटर्स आपके अंदरूनी हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट इस अमर की है, इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो कुछ हो सकता है कर लें। लेकिन मसला ये है कि माशी तौर पर इस्तेकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। न जाने क्यों सियासतदानों को ये बात समझ में नहीं आती कि अगर मुल्क होगा तो वो होंगे, और इस वक्त इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए इन सबको मुत्तहिद होना ज़रूरी है। तो वही जो हमेशा होती है मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।